नमस्कार मित्रों, लीगल एंड लॉजिकल विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। इस चैनल के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों की चर्चा करते हैं, साथ ही ऐसे नियमों, ऐसे आदेशों की भी वस्तुओं की भी चर्चा करते हैं जिनके जनता के ऊपर व्यापक प्रभाव या दूरगामी परिणाम होते हैं। तो आज इस परिप्रेक्ष्य में हम चर्चा कर रहे हैं उस निर्णय की जिसने कि अभी हाल फिलहाल में ही तमिलनाडु की राजनीति में एक हलचल सी मचा दी है। उस निर्णय की जिसने भ्रष्टाचारी नेताओं के ऊपर एक जोरदार प्रहार किया है और जिन दर्शकों को राजनीति में रुचि है और जो तथ्यों के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, और साथ ही हमारे वो वकील और जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं हमारे छात्र, उनको इस प्रसंग को पूरा सुनना चाहिए और जिससे कि उनकी भी जानकारी बढ़ेगी और साथ ही साथ एक चर्चा का अच्छा विषय भी बनेगा ये। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सब चर्चा का प्रारंभ आनंद वेंकटेश हाई कोर्ट मद्रास में 2018 में जज नियुक्त किए गए और इनको जो कार्य दिया गया था वो था पिटीशन फाइल जो हो रही है, रिवीजन जो फाइल हो रहा है या महिलाओं से जुड़े अपराधों को देखना। तो जब ये अपने कार्यालय में अगस्त 2023 में देख रहे थे तो इनको एक ऐसा केस दिखाई दिया जो एक कोर्ट से स्थानांतरित होकर के दूसरी कोर्ट में जा रहा था। तो इन्होंने देखा कि ये जो ट्रांसफ़र था ये हाई कोर्ट के प्रशासनिक आदेश के ऊपर ट्रांसफ़र किया गया था और जबकि इसको हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से जाना चाहिए था, बाकायदा न्यायालय का जो आदेश है उसके हिसाब से इसके अनुसार इसको ट्रांसफ़र होना चाहिए था। तो उनको इसमें कुछ संदिग्ध बात लगी तो उन्होंने उस केस की पूरी फाइल जो है वो पढ़ना चालू कर दिया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये एक पूर्व मंत्री का है तमिलनाडु के और भ्रष्टाचार से संबंधित मामला है। तो उन्होंने इसको जो है रिवीजन पे डाल दिया। उन्होंने इस ख़त्म हुए केस को पुनः उखाड़ दिया और रिवीजन में अपने आदेश से इसको रिवीजन में डाल दिया, जिसने एक ही तमिलनाडु में एक बड़ा भारी जो है वो हलचल मचा दी, क्योंकि इसके साथ ही साथ उन्होंने तमिलनाडु के 5 और नेताओं के खिलाफ भी जो है जो मामले चल रहे थे भ्रष्टाचार के और जो समाप्त हो गए थे उनको भी उखाड़ दिया। एक तरीके से कह लीजिए कि भ्रष्टाचार के दबे हुए मुर्दों को उन्होंने निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया और उनकी इस मामले में बहुत आलोचना भी हुई। खुद जुडिशरी ने भी के लोगों ने भी की कि भाई अगर आप ऐसे ही दबे मुर्दे उखाड़ेंगे तो वो जुडिशरी के लिए भी अच्छा नहीं है, और नेताओं ने तो उनको आलोचना के निशाने पर लिया ही लिया। लेकिन इस पर उन्होंने जो कहा वो बहुत सुंदर तरीके से कहा कि मैं कीड़ों से भरे डब्बे को तो खोलूँगा ही खोलूँगा, मैं नहीं खोलूँगा तो कोई और दूसरा खोलेगा, और हमारे देश की बीवी की जनता के लिए मुझे ये सब करना ही है। न्याय सबको समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने अपनी आलोचनाओं का जवाब दिया। तो केस क्या था? अब केस के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ओ पनीरसेल्वम ये AIDMK के मंत्री रहे 2001 से लेकर के 2006 तक और कुछ समय के लिए ये मुख्यमंत्री भी रहे। तो इनके खिलाफ सितंबर 2006 में DVAC डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस एंड करप्शन, ये लगभग हर प्रदेश में सतर्कता का बना है, भ्रष्टाचार निरोधक और सतर्कता विभाग। तो उसने एक चार्जशीट जो है वो दायर की कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति के प्रमाण हैं, और 2009 में उसने चार्जशीट लगाई कि उस चार्जशीट में उन्होंने लिखा कि इनके पास आय से 379 गुना संपत्ति। मान लीजिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए की बचत है तो मेरे पास बचत में 3,79,00,000 रुपए मिले हों, और आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने गुना, जबकि ये जो जानकारी में था कि ये भ्रष्टाचार है उसका ये मामला था। इसके अतिरिक्त और कितना छुपा हुआ होगा इसकी आप कल्पना कर लीजिए। इसके अलावा जो दूसरे साथी थे वी वालरमथी, इनके खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति का मामला, ये भी मंत्री रहे 2001 से लेकर के 2006 तक।
इनके विरुद्ध भी जो है वो आय से अधिक, इनके और इनकी पत्नी के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला चलाया गया। और इन दोनों व्यक्तियों के जो मामले थे वो किस तरीके से ख़त्म हुए कि जब ये 2011 में AIADMK सत्ता में वापस आई, तो वही DAVC जिसने पहले इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, उसी DAVC ने 173 तो चार्जशीट हो गई कि चार्जशीट दायर कर दी, और 173(8) की धारा कहती है कि पूरक चार्जशीट, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया। कोर्ट ने उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए अनुमति दे दी। इसके बाद उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जो पुरानी भी इन्वेस्टिगेशन थी उसको भी ये कहते हुए कि नहीं साहब, ये साक्ष्य नहीं थे और ये गलत हो गई और ये इनके विरुद्ध कोई भी साक्ष्य मिला नहीं है, और इनको क्लीन चिट दोनों लोगों को दे दी। और इन दोनों लोगों की क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई और दोनों लोग जो है वो बरी हो गए साफ साफ उन भ्रष्टाचारों के आरोप से। वो भ्रष्टाचार के आरोप जो DVSC ने लगाए थे, और उसी DVSC ने खुद 173(8) मांग करके और बाद में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। इसी तर्ज पर आप देखिए कि जो तीसरा केस था वो के SSR रामचंद्रन जी का। ये DMK के मंत्री थे। वो पहले वाले दोनों AIADMK के मंत्री थे, ये DMK के मंत्री थे। ये 2006 से लेकर के 2011 तक मंत्री रहे। और दूसरे जो है थंगन थिनारसू, ये भी 2006 से लेकर के और 2011 तक मंत्री रहे। इन दोनों के विरुद्ध भी आय से अधिक संपत्ति का मामला वही DVSC ने लगाया, उसके सारे प्रमाण दिए कोर्ट में, और ये केस चलता रहा। लेकिन फिर जब इनकी सरकार आई 2021 के आसपास, तो इन्होंने वही DVSC के अधिकारियों ने फिर 173(8) में कहा कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है। और उसके बाद उनकी जो रिपोर्ट लगी उसमें फिर ये होगा कि साक्ष्य नहीं मिले हैं और ये केस क्लोज़र में जाना चाहिए, और क्लोज़र थे। और कोर्ट ने भी कोई ज़्यादा इसमें देख रेख नहीं की, पढ़ा नहीं। आनंद वेंकटेश की जगह की तरह से अगर कोई जज होते तो वो पढ़ते, तो वो उसको बंद ना करने देते। अधिकार होता है कोर्ट का कि बंद करें कि ना करें, उसे लगे कि नहीं इसमें प्रमाण है, इसमें साक्ष्य हैं कि नहीं। लेकिन उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम इसकी अनुमति देते हैं। तो इस प्रकार से ये चारों केस जो हैं वो भ्रष्टाचार के होने के बाद भी उसी जिस संस्था ने लगाए थे उसी ने जो है इसको बाद में क्लोजर रिपोर्ट लगाई। विचित्र है, भारत देश में ही इस प्रकार का जो कानून है। अब देखिए कि जो एक और जो थे के पोनमुडी, ये भी जो है 1996 से लेकर 2001 तक DMK के मंत्री रहे। इनके खिलाफ भी जो है आय से अधिक संपत्ति का, परिवार की और पत्नी के पास आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा हुआ था, और इनका भी केस चल रहा था कोर्ट में। इन्होंने उसमें तमाम और पिटिशन्स और तमाम सारी चीज़ें और इसके डिले करते रहे। और इसमें जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने अपने केस को ट्रांसफ़र करवाया। जो मैं अभी बता रहा था कि आनंद वेंकटेश जी जो है एक केस के ट्रांसफ़र को जो देखा कि अनुचित तरीके से हुआ है या प्रशासनिक आदेश पे हुआ है, तो उस पर उन्होंने देखा था। तो ये केस के पोनमुडी का ही था। और जिस कोर्ट में वो केस गया था, आप हमारे दर्शक भी जो है उसको थोड़ा ध्यान से सुने कि 23 जून को सुनवाई प्रारंभ हुई, 28 जून को निर्णय दिया गया। जब सुनवाई हुई तो 172 इसमें गवाह थे, 381 इसमें डॉक्यूमेंट से प्रपत्र थे, उसमें भी कितने और होंगे उसके एनेक्सर्स, उन सब का अध्ययन किया। 172 गवाहों को सुन लिया, 381 डॉक्यूमेंट्स को भी देख लिया, और 226 पेज का अपना जजमेंट भी जज साहब ने लिख दिया इस 5-6 दिन के अंदर। इतनी तीव्र गति से काम किया, और 30 जून को रिटायर भी हो गए। उनको दोष मुक्त करते हुए, एक्विटल करते हुए उनको ये रिटायर हो गए 30 जून। 28 जून को इन्होंने दोष मुक्त कर दिया, सारी कार्रवाई सुन करके, सब देख दाख करके, और स्वयं रिटायर भी हो गए। इस पर जो है वो बल्कि व्यंग भी किया था आनंद वेंकटेश जी ने कि कितनी तेज़ी के साथ इन्होंने सर से लेकर के चोटी तक का जोर लगा करके इस केस को किया है कि अगर इस तरीके से सारे लोग करने लगे तो हमारी जनता को काफ़ी जो है वो सुख मिले और केस जल्दी से निपटे। एक व्यंग बाण उन्होंने मारा था इसके ऊपर। और इसके अंतिम जो थे वो पेरी स्वामी थे।
ये भी 2006 से लेकर 2011 तक डीएमके के मंत्री रहे, और ये विभिन्न विभागों में भी इनके पास मंत्री रहे। इन्होंने एक गणेश जी को एक प्लाट अलॉट किया था अपने किसी परिचित को, और वो जो गणेश जी थे उनको प्लाट अलॉट होने की तिथि से पहले ही उन्होंने सेल एग्रीमेंट कर लिया एक दूसरे व्यक्ति से, और जब इनको प्लाट अलॉट हुआ तो उसके बाद उसके आधार पर इन्होंने उसको सेल कर दिया। सेल एग्रीमेंट तो पहले ही कर दिया था, तो उसमें करोड़ों रुपए का लाभ कमा लिया। तो इनकी संलिप्तता पाई गई मंत्री साहब की, गणेश जी की, इनके। तो इसमें फिर डीवीएससी ने फिर चार्जशीट लगाई कि साहब ये जो है वो भ्रष्टाचार है क्लियर कट, और ये इस तरीके से प्लाट बेचा गया है जो अलॉटमेंट होने से पहले ही सेल एग्रीमेंट हो गया था। इस तरीके से इन्होंने पूरा की पूरा बना करके और वो चार्जशीट लगाई। लेकिन लगातार इसको भी डिले किया जाता रहा। अब इनके डिले करने का जो कारण था ये कि धारा 19 जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की, उसमें अनुमति लेनी पड़ती है सक्षम प्राधिकारी से या नियोक्ता से, और जो लोक सेवक हैं उनके मामले में। तो मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 19 ये सारे लोक सेवकों के ऊपर लगती है, और सारे सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जो भी लोक सेवक की परिधि में आते हैं। तो उसमें ये मंत्री वगैरह भी लोक सेवक की परिधि में आते हैं। तो इनके लिए परमिशन जो है वो स्पीकर ने दे दी। तो इन्होंने विरोध कर दिया कि साहब स्पीकर जो है वो, मैं विरोधी दल में हूँ इस समय, और स्पीकर ने परमिशन जो है दुर्भावना से प्रेरित होकर के दे दी। तो ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, स्पीकर जो है वो सक्षम प्राधिकारी है, और स्पीकर ने बिल्कुल सही देख दाख करके दी है, और ये नियमानुसार है। आप वापस जाइए और मुकदमे को अपने फेस करिए। ये तब भी नहीं माने, ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे तथ्यों को जांचा परखा, और उसके बाद उनका भी यही निर्णय था कि नहीं, स्पीकर ने अगर परमिशन दी है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन की, तो स्पीकर आपके केस में सक्षम प्राधिकारी है, और आप के विरुद्ध उसने सही प्रकार से जो है इसका निर्णय लिया है। आप वहीं जाइए और अपने मुकदमे को फेस करिए। लेकिन वापस आ गए। लेकिन इसके बाद इंतज़ार करते रहे, तब तक ये कुछ ना कुछ अपना रेट लगाते रहे। जब इनकी सरकार आ गई तो इन्होंने अपने फिर वही डीवीएससी के अधिकारियों को, डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस एंड करप्शन के अधिकारियों से मिल करके उन्होंने फिर एक लगाया कि साहब 19A में जो परमिशन थी वो गलत दी गई थी, स्पीकर नहीं दे सकता है। इस तरीके से उन्होंने अपनी रेट लगाई, और डीवीएससी ने उसका जो विरोध किया उसमें उसने सारी बात छुपा ली। अपने विरोध वाले पत्र में उसने, डीवीएससी ने लिखा ही नहीं कि हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गई है और सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई है। और कोर्ट ने जो है वो, चूँकि कोर्ट भी भरे होते हैं केसेस से, तो उनको पास अपना समय नहीं होता है अपनी पूरी फाइलों को वो भी पुराने केसेस की फाइलों को पढ़ने का। इतने सारे प्रपत्रों को कहाँ पढ़े। और जो कोर्ट में जो लोग प्रस्तुत करते हैं फाइलों को अपने जज साहब को, क्योंकि जज भी बदलते रहते हैं, तो उनके संज्ञान में होता है, लेकिन उन्होंने किस तरीके से, किस कारण से नहीं बताया, या वो नहीं बता पाए, या वो बात दबी रह गई, बहरहाल वो एक्विटल हो गया उनका, वो छूट गए। इस प्रकार से ये 6 केस जो है वो छूट गए थे नेताओं के भ्रष्टाचार के, और मजबूत तरीके से जो केस कोर्ट में चल रहे थे। आनंद वेंकटेश जी ने इन सभी केसों को जो है रिवीजन कर दिया। मतलब एक तरीके से कहिए कि भ्रष्टाचार के दबे हुए मुर्दों को उन्होंने फिर से जिंदा कर दिया। और इस मामले में उनकी बहुत आलोचना भी हो रही है, और बहुत लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि साहब ये इन्होंने जुडिशरी के ऊपर भी जो है एक तरीके से छींटे फेंक दी हैं। जब आप लोगों, जुडिशरी के भी कुछ लोगों ने कहा कि जब आप कीचड़ उखाड़ेंगे तो उसके कुछ छींटे जो है जुडिशरी पे भी पड़ेंगे, क्योंकि कैसे वो हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर के दूसरे केस में जज में जा रहा था, किस प्रकार से वो क्लोजर रिपोर्टें लगी गई बिना देखे हुए, किस प्रकार से सारे के सारे जो है केसेस को जो है अनदेखा करके एक्विटल दिया गया, किस प्रकार से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी जो है अपने केसेस में पुराने में नहीं देखा गया। फाइलों में तो लगा ही होगा, किस तरीके से नहीं देखा। तो इस पर उन्होंने कहा जुडिशरी के ऊपर भी जो है ये छींटें पड़ेंगी, और नेताओं ने तो आलोचना का उनको शिकार बनाया ही बनाया। लेकिन दूसरी तरफ जो है जजों ने, पुराने वकीलों ने, काफ़ी लोगों ने जो है उनकी तारीफ़ भी की। अब इसमें सिद्धार्थ लुथरा एक नामी गिरामी वकील हैं, उन्होंने तो कहा
कि साहब इनके जुरिडिक्शन में नहीं आता था रिवीजन, और उन्होंने कोर्ट में ये कहा भी कि साहब डीवीएसी जो है उसकी अपील का समय जो है वो ख़त्म होने से पहले ही इन्होंने रिवीजन कर दिया। तो बल्कि वो जिनकी जज कोर्ट में चल रहा था उन्होंने पूछा भी कि क्या आपका विचार था रिवीजन का, तो बोला साहब अब हम देखेंगे, अभी देख करके हम बता पाएंगे। मतलब ये स्थिति रही है। और रिवीजन वाले मामले में उसका जवाब भी बहुत लोगों ने दिया है। संविधान की धारा 32 जो है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो धारा 32 है, वो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देती है कि वो सुओ मोटो कोई भी एक्शन 3 मामलों में ले सकते हैं, कि अपने अवमानना के मामले में ले सकते हैं, किसी पुराने केस को खोलने के मामले में ले सकते हैं, नए इन्वेस्टिगेशन की जांच के मामले में ले। सुप्रीम कोर्ट ने अभी देखिए मणिपुर वाला मामला लिया ही था सुओ मोटो। तो पावर है, शक्तियां हैं। और इसी प्रकार हाई कोर्ट के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 226 के अंतर्गत शक्तियां हैं कि वो किसी भी प्रकार से वो किया सकते। और सिद्धार्थ लूथरा जी की बात को तो बहुत तेज़ी के साथ जवाब दिया था ये जस्टिस के चंद्रू जी, जो रिटायर हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 397 में हाई कोर्ट के पास शक्तियां हैं और उन्होंने उस शक्तियों का प्रयोग किया और बिल्कुल ठीक किया है। रिवीजन का जो उन्होंने आदेश दिया है वो बिल्कुल ठीक किया है। और बी पार्थिवन, जस्टिस बी पार्थिवन ने तो बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने तो कहा कि जितना साहस और हिम्मत इन्होंने दिखाई है महेश जी ने, उतनी जल्दी अलता कोई नहीं दिखा सकता है। ये उन्होंने भी कहा कि आनंद वेंकटेश जी ने जिस साहस और उसका परिचय दिया है, ये अब अपने पैरों पे खड़े होने वाला व्यक्ति ही, अपनी दम पर खड़े होने वाला व्यक्ति ही ये इतनी हिम्मत और साहस दिखा सकता है। और फिर कुछ लोगों ने तो एक बात और भी बताई कि ये दबाव की जो राजनीति है ये बहुत सालों से चली आ रही है। इसमें तो कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि सरदार दर्शन सिंह केशीवार का एक केस का हवाला 1963 में उन्होंने दिया, कि जिसमें उस केस में इंश्योरेंस के शेयर वगैरह खरीद फरोख्त के बारे में फ्रॉड हुआ था, 420 हुई थी उस वाले केस में। और उसमें जवाहरलाल नेहरू भी गवाही देने के लिए गए थे और उन्होंने गवाही देते हुए ये कहा भी था जवाहरलाल नेहरू जी ने कि ये व्यक्ति मेरे साथ 40 साल से रहे हैं, बाकायदा मेरे साथ ने बहुत अच्छा इनका वो है। दामोदर स्वरूप एक नेता थे कांग्रेस के, उनके लिए, और बहुत तारीफ भी की इन्होंने, लेकिन कोर्ट ने कुछ भी नहीं माना और अल्टीमेटली उनको सजा भी हुई। तो इस प्रकार से ये लोग दबाव तो बनाते हैं, लेकिन जुडिशरी में भी जो दबंग लोग हैं, जो साहसी लोग हैं, जो निर्भीकता से काम करते हैं, जिनका कि दामन बहुत पाक साफ है, वो ही इस तरीके के निर्णय दे पाते हैं। अब मैं अंबेडकर जी को नमन करता हूँ कि अंबेडकर जी ने हमारे यहाँ जुडिशरी में पिरामिड का सिद्धांत बनाया कि पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर लोअर कोर्ट, फिर उसके नीचे भी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। इस तरीके से तो उन्होंने एक पूरा बनाया कि ऊपर वाले प्रशासनिक अधिकार नीचे को देखने के लिए दिए, हाई कोर्ट को उसके नीचे के लिए। इस तरीके से उन्होंने बांटा भी। लेकिन अब उसमें भी क्या कर सकते हैं कि जब गलत लोग ही अगर कहीं भर जाएंगे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अभी भी मौका है। हमें लगता है सारे लोग अपना अपना आत्मावलोकन कर रहे हैं। जुडिशरी भी जो है कर रही है। कोलेजियम के माध्यम से कुछ विरोध उठ रहे हैं कि कोलिजम के माध्यम से हो रहा है, सरकार अलग कह रही है, और सरकार की तरफ से भी इस तरीके के व्यवहार आ रहे हैं। तो इसका कुछ ना कुछ रास्ता तो निकलना चाहिए। एक चर्चा का विषय है जो मैंने अपने दर्शकों के बीच में छोड़ा है। कृपया मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और इस विचार के चर्चा के संबंध में भी अपने विचार दीजिए, जिससे मैं उसको अपने आगे आने वाले वीडियो में डाल सकूं। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।